भैया स्ट्रेटेजी मैं आपको 2 महीने की बता रहा हूँ, अब हो सकता है ये बढ़े बढ़े जो भी है, लेकिन अभी मैं आपको जस्ट 2 महीने की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। 2 महीने की हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बेसिकली 3 चीजों पे हम फोकस करेंगे 2 महीने में। पहला है हमारा नोट्स का रिवीजन। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, पढ़ तो लिया ये कुछ नया दो, पढ़ तो लिया ये कुछ नया दो। भाई नया क्यों? 10 चीज को एक बार पढ़ने से बढ़िया है एक ही चीज को 10 बार पढ़ा जाए। ये कहावत बहुत पुरानी है लेकिन कारगर है, ये प्रैक्टिकल है कहावत। और ये कहावत अप्लाई होती है नोट्स के रिवीजन पे, कि आपने जो 4-5 महीने 6 महीने जितना भी क्लास में टाइम दिया, उन नोट्स को उठाओ, इकट्ठा करो, टेबल पे रखो। मैं ये मानता हूं कि आपका सिलेबस मैथ्स का बहुत ज्यादा है, क्योंकि मतलब ये संशोधन करना चाहिए बोर्ड को, भर्ती बोर्ड को, लेकिन क्यों वो ध्यान नहीं दे रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कि आपके सिलेबस में उन्होंने अर्थमेटिक और एडवांस सब कुछ डाला हुआ है, सब कुछ एवरीथिंग। एडवांस के सारे टॉपिक्स उन्होंने डाले हुए हैं, अर्थमेटिक के सारे टॉपिक डाले हुए हैं। भाई आप ग्रुप डी का एग्जाम ले रहे हो या आप सीजीएल का मेंस ले रहे हो, मेरी समझ में नहीं आता है, लेकिन चलो उन्होंने डाल दिया। तो एक एक उन्होंने थोड़ी सी आपको लूज पॉइंट उन्होंने दे दिया है, क्या कि आपके 25 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं बच्चे। ये मैं आपको मतलब पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूं कि आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, और 25 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन ही आपके एडवांस मैथ के आते हैं। केवल 4 से 5 क्वेश्चन ही एडवांस मैथ के आते हैं। बाकी 20 क्वेश्चन, कम से कम 20 से 21 सवाल आपके अर्थमेटिक से होंगे, अंक गणित से होंगे। और ये वही अंक गणित है जिसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, आपने भी बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ा है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए आपने मैथ्स पढ़ा हो। तो ये वो पार्ट है अर्थमेटिक वाला जिसे हम बहुत सारे नए नए क्वेश्चन के साथ तैयार करते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन का आने वाला है। 4 से 5 क्वेश्चन एडवांस मैथ के आएंगे, फिक्स होता है। एक ज्योमेट्री का सवाल होगा, एक आपका एल्जेब्रा का होगा, एक ट्रिग्नोमेट्री का होगा, एक आपका मेंसुरेशन का होगा 4, और एक आपका स्टैटिस्टिक्स से सवाल बनेगा। तो ये 5 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ से होते हैं। तो लेकिन अब ये है, मैंने बोला ना कि भर्ती बोर्ड को संशोधन करना चाहिए, क्यों? अब ये बात है कि यार ज्योमेट्री कोई छोटा मोटा चैप्टर तो है नहीं, ज्योमेट्री तो बहुत बड़ा चैप्टर है। अब कहाँ से हम उसको कवर करें? वही चीज है, वही आपको मतलब भर्ती बोर्ड को थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी जो भी टीचर ग्रुप डी के लिए पढ़ाते हैं वो एडवांस मैथ को सोचकर पढ़ाते हैं कि मुझे बहुत डिटेल में नहीं जाना है। मैंने भी आपको यही किया, मैंने आपको वो चीज एडवांस मैथ में कराई जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो भैया क्लास नोट्स का रिवीजन आपको करना है, और जो भी क्लास में आपको वर्कशीट दी गई है इन दोनों का रिवीजन। 3.5 घंटे मैंने बोला था मैथ्स के लिए, कम से कम 2 घंटे तो इनको देना ही देना है। सबसे ज्यादा टाइम हमारा नोट्स के रिवीजन पे जाना चाहिए। आप डिसाइड कर लो, और ये 2 घंटे में आप डिसाइड कर लो आपको कितना पार्ट कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने टाइम लगाया 2 घंटे, 2 घंटे में आपने 10 ही क्वेश्चन किए, साइड बाय साइड एक हाथ से फोन में रिप्लाई चलता रहा, 15 मिनट तो इसी यही बात बताने में लग गए सामने वाले को कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं मुझे डिस्टर्ब मत करो। इसी बात को समझाने के लिए 15 मिनट लग गए, और वो 15 मिनट आपके खराब हो गए। अक्सर ये होता है। आप उसको मतलब उसके सामने, सामने वाले के सामने मतलब इतना अपने आप को बढ़ा देते हो कि और मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे आज ये कंप्लीट करना है वो कंप्लीट करना है, और इसी बात में आपके आधे घंटा निकल जाता है। सामने वाला सोचता है अच्छा आधे घंटे तो मेरे से ही लगा हुआ है चैट पे, पढ़ाई क्या कर रहा है। तो वो चीज भी आपको नहीं करना है, फोन को उठा के दूर कर देना है। ये क्वालिटी स्टडी होना चाहिए प्रॉपर। 2 घंटे मतलब एक अच्छा खासा पोर्शन, 50 से 60 क्वेश्चन का पोर्शन आपका इस 2 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए, मिनिमम 50 क्वेश्चन का पोर्शन। ठीक है, वो नोट्स मान लो आपने परसेंटेज शुरू किया, तो आपने क्या करना है, 40 क्वेश्चन परसेंटेज के करने हैं नोट्स के, और 10-15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपने किसके करने हैं, वर्कशीट के। तो इन्हीं 2 घंटे में इसी नोट्स को करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो चीज आप पहले पढ़ चुके हो। ओके, फिर आता है आपका सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, मिनी मॉक्स। एग्जाम में अक्सर हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा, आप पहले भी एग्जाम दे के आए होंगे एक आध, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब हम एग्जाम से बाहर निकलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन मुझे आता था लेकिन गलत कैसे हो गया। जब हम अपनी आंसर की चेक करते हैं हमें लगता है कि यार ये मैंने ये उत्तर तो नहीं लगाया था, ये कहीं ना कहीं सिस्टम का ग्लिच है, ये भर्ती बोर्ड वालों ने मेरा आंसर गलत लगा दिया, मैं तो बी लगा के आया था, इन्होंने सी कैसे लगा दिया। आता है ना दिमाग में, अरे यार मैंने तो इसको गलत कर ही नहीं सकता, इस सवाल को इन्होंने गलत दिया है आंसर की में। दरअसल वो गलत आपने ही किया। जिस टाइम आप एग्जाम में बैठे थे आपके दिमाग के ऊपर इतना प्रेशर था कि आपको पता ही नहीं कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो।
आपके दिमाग के ऊपर था कि यार टाइम गया टाइम गया टाइम गया टाइम गया, जल्दी जल्दी करूं जल्दी जल्दी करूं, और उसी जल्दी जल्दी के चक्कर में आप आसान सवाल को भी गलत करके आ गए। तो वो जो एग्जाम का प्रेशर होता है उसको झेलने के लिए और उस एनवायरनमेंट में अपने आप को संभालने के लिए और सही समय में सही सवालों को करने के लिए आपको मिनी मॉक्स प्रैक्टिस करने होंगे। ये मिनी मॉक्स आपका स्कोर नहीं बढ़ाता है, ये मिनी मॉक आपके कॉन्सेप्ट को नहीं बढ़ाता। अक्सर ये मिसकंसेप्शन होता है, बच्चे सोचते हैं कि जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट जितने ज्यादा मॉक्स लगाऊंगा मेरा कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छा होगा। भैया कॉन्सेप्ट तो अच्छा यहां से होगा, आपका कॉन्सेप्ट तो नोट्स के रिवीजन से सुधरेगा। जो भी मिनी मॉक्स और जो भी प्रैक्टिस सेट होते हैं ये एग्जाम प्रेशर, जो मिनी मॉक्स होते हैं हम मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, वीकली संडे में मॉक आया संडे में लगा दिया, वो जस्ट आपके जो एग्जाम प्रेशर होता है ना उस एग्जाम प्रेशर को आदत में लाने के लिए, आपकी आदत में लाने के लिए, आपकी हैबिट में लाने के लिए वो मिनी मॉक्स किए जाते हैं, वो मॉक टेस्ट लगाए जाते हैं। और हाँ एक चीज, जब आप मॉक लगाओगे ना तो भैया याद रखना आपको एनालिसिस भी करना है। अक्सर क्या होता है कि हमने मॉक लगाया और ये आप में से 90% बच्चे करते हैं, चाहे मानो चाहे मत मानो जो मैं बोलने वाला हूं अब। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमने मॉक लगाया संडे में, हमारा स्कोर बना सपोज दैट 100 में से 60 नंबर, यार कम नंबर रह गया, आपने उस मॉक को बंद कर दिया। आप अगले संडे का वेट करने लगे, अगले संडे में आपका स्कोर आ गया 55 नंबर, और ये तो फिर कम नंबर रह गया, फिर आपने उस मॉक को बंद कर दिया। अगले में आ गया आपका 90 नंबर 100 में से, वो आसान मॉक था, आप खुश हो गए, आपने एक एक सवाल को 3 3 बार देखा, अरे वाह, और अपने आप को शाबाशी देने लगे, वाह यार तू तो शेर है, तूने तो 90 नंबर ले आए। अपनी रैंक को 10 बार देखोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, अपने स्टेटस पे लगा दोगे, दोस्तों को दिखाओगे, दोस्तों से पूछोगे तेरा स्कोर कितना, देख मेरी रैंक 10 रैंक आई है मेरी। अरे भाई आपने आसान टेस्ट का तो मॉक का एनालिसिस कर लिया, लेकिन जिसका एनालिसिस करना था उसका तो एनालिसिस आपने किया ही नहीं। आप चाहे आपके 50 नंबर आए, चाहे 60 आए, चाहे 55 आए, कुछ भी नंबर आपके 40 30 नंबर तो आएंगे, आपको उसका एनालिसिस करना है कि जो सवाल मैंने गलत किए उनके सही उत्तर क्या है, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, कुछ भी हो। अगर आप 1 घंटे का मॉक लगाते हैं बच्चा, तो कम से कम 2 घंटे उसका एनालिसिस करना है आपने, कम से कम 2 घंटे। ये संडे वाले दिन की बात बता रहा हूँ, संडे में आप अपना टाइम टेबल इससे अलग चेंज कर सकते हो। तो संडे में अगर 1 घंटे आप मॉक दे रहे हो तो 2 घंटे उसका एनालिसिस। ये वाला जो मैंने बताया ना 3.5 घंटे वाली स्ट्रेटेजी, ये मंडे टू सैटरडे बताइए। संडे में आप मॉक्स मिनी मॉक्स जी भर के लगाओ जितना लगाना है, उसका एनालिसिस, जो सवाल आपने सही किए उनको भी देखो कि यार ये मैंने सही किया, इसको कम समय में मैं कैसे कर सकता था। जहां आप रफ कॉपी पे सॉल्यूशन करते हो ना मॉक टेस्ट लगाते टाइम, उन पेज को ऐसे फेंक देते हो इधर उधर, उनको संभाल के रखो। जब एनालिसिस कर रहे हो तो उन रफ कॉपी के पेजों को देखो कि इस सवाल को मैंने इस तरीके से सॉल्व किया था, ये और कैसे अच्छे से सॉल्व हो सकता था। ये होता है प्रॉपर एनालिसिस। और आप भरोसा करो मेरा, अगर इस तरीके से आप एनालिसिस करोगे मॉक टेस्ट लगाने से, मॉक टेस्ट आपको अगर फायदा देगा 5%, तो 95% उसका एनालिसिस आपको फायदा देता है। तो ये चीज पे आपने फोकस करना है।